हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स से रिलेटेड। और ये अमेंडमेंट्स आपको मैं फिर से बता दूं 2021 AY के लिए एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स ने कुछ कमेंट्स में पूछा भी था कि क्या ये हमारे 2020 एग्ज़ाम में जून, मई, नवंबर, दिसंबर इनके लिए एप्लीकेबल होगा। द आंसर इज़ यस। वैसे तो ये जो जून और मई में एग्ज़ाम हैं वो तो आगे पोस्टपोन्ड हो ही गए हैं, लेकिन जो नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं 2020 में, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। ये जो अमेंडमेंट्स है ये AY 2021 के लिए है। इसका मतलब होता है कि 2020 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे CA के, CMA के, CS के 2020 में, चाहे वो जून में हो, चाहे वो मई में हो, चाहे वो नवंबर में हो, दिसंबर में हो, सब के लिए ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है। और आगे के 2021 के लिए भी तो रेलिवेंट तो रहेगा ही, क्योंकि अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स बेसिकली एप्लीकेबल है वो 2020 के लिए है। AY 2021, आप लोग AY तो समझते ही होंगे। चलिए, लास्ट क्लास हमने यहाँ तक किया था, एग्जम्पशन टॉपिक हम कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ टॉपिक वाइज चल रहे हैं। और हमने तीसरा नंबर लिया था, यानी तीसरा चैप्टर लिया था, इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अप्लीकेबल फॉर ऑल, अप्लीकेबल फॉर फाइनल ओनली। ये सब भी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे नेक्स्ट अमेंडमेंट हम ले रहे हैं, ये अमेंडमेंट सेक्शन 1023C और 12AA दोनों के लिए है। मतलब दोनों सेक्शन में ये कॉमन अमेंडमेंट है। मैं एक सेक्शन को लेकर पढ़ा रहा हूँ, वो दोनों में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। ये एप्लीकेबल है सिर्फ फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इसको नहीं सुने, ये फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है क्या ये बताइए। फाइनल के स्टूडेंट्स समझ रहे हैं। सेक्शन 12AA हमने क्लास में भी किया था बेटा। सेक्शन 12AA ये है चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाने का प्रोसीजर। सेक्शन 12A कहता है कि अगर ट्रस्ट को एग्जम्पशन चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 12AA। और भी कंडीशन है, लेकिन एक कंडीशन है उसमें कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 12AA में रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाता है, आप जानते हैं। ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, अमेंडमेंट पर आता हूं मैं बेसिकली। देखिए, तो इसमें छोटा सा मैंने जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स है वहाँ थोड़ा सा मुझे बैक से उठाना पड़ रहा है, यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना पड़ रहा है ताकि उसका फ्लो बन सके। सबसेक्शन 1 कहता है 12AA का कि ट्रस्ट एप्लीकेशन मूव करेगा कमिश्नर के पास। कमिश्नर एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद ये एग्जामिन करेगा, ये चेक करेगा कि ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं। और साथ में ये नया कंसेप्ट, ये नया अमेंडमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। पहले सिर्फ था कि एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं, और उसके साथ साथ ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट चैरिटेबल है या नहीं। दो चीज़ें देखनी होती थी, जेन्युइन एक्टिविटीज़ है कि नहीं और ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट चैरिटेबल है कि नहीं। इसके साथ साथ अब अमेंडमेंट में डाल दिया कि ट्रस्ट जो भी हमारे इनकम टैक्स के अलावा इंडिया में एक्ट अप्लीकेबल है और वो ट्रस्ट को अप्लीकेबल होते हैं, उसको भी वो ट्रस्ट पूरा कर रहा है या नहीं। कंप्लायंस ऑफ अदर इंडियन लॉ ये भी वो चेक करेगा। कौन? कमिश्नर। तो ये एक नई चीज इंट्रोड्यूस की इन्होंने। ये है आपका अमेंडमेंट बेसिकली। इसके साथ आगे भी आएगा। चलिए, मान लेते हैं कि कमिश्नर ने एप्लीकेशन के रिसिप्ट पर एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं चेक कर लिया, अदर इंडियन लॉ के कंप्लायंसेस भी देख लिए। आगे वो अगर चाहे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है इंक्वायरी के लिए। डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन एग्जामिन करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई है, सब कुछ ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देकर एक रिफ्यूज़ल, रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ करने का एक ऑर्डर पास करेगा, जिसके खिलाफ आप
अपील भी कर सकते हो, ये आप जानते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन एग्जामिन करने के साथ साथ उसे पहले सिर्फ दो चीज़ें देखनी होती थी। ये डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन एग्जामिन करते वक्त उन्हें सिर्फ दो चीज़ें देखनी होती थी पहले, एक ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट चैरिटेबल या रिलीजियस है या नहीं, और दूसरा ट्रस्ट की एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं। अब गवर्नमेंट ने तीसरा लिम भी डाला कि अदर इंडियन लॉ को वो कंप्लाई कर रहा है ट्रस्ट या नहीं, ये भी कमिश्नर को देखना पड़ेगा। करेक्ट है बेटा? तो ये आपको समझ आया कि यहाँ पर एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं। आगे चलिए, मान लेते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया या मान लेते हैं रिजेक्ट कर दिया। दोनों ही केस में कॉपी ऑफ ऑर्डर आप अप्लीकेंट को सेंड करोगे, यानी ट्रस्टी को सेंड करोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्शन के खिलाफ आप अपील कर सकते हो। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। सबसेक्शन 2 अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट मैं रिवाइज करा रहा हूं। सबसेक्शन 2 कहता है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज मेड बाय ट्रस्ट, कमिश्नर को पास करना ही पड़ेगा अपना ऑर्डर, चाहे रजिस्ट्रेशन ग्रांट का ऑर्डर या रिफ्यूजल का ऑर्डर। सबसेक्शन 3 कहता है अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया तभी सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल है। अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया और भविष्य में कमिश्नर को लगता है कि ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट जेन्युइन नहीं रहा या एक्टिविटी ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं रहा, तो कमिश्नर अपने ही पुराने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल, इसका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने रेगुलर क्लास के नोट्स यहाँ पर दिखाए हैं आपको, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद। फिर से सुनिए, सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट करने के बाद भविष्य में कमिश्नर को लगता है कि एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है या ट्रस्ट की एक्टिविटी ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं चल रहा, तो कमिश्नर उसके अपने ऑर्डर को, जो एक्सेप्टेंस का ऑर्डर था, जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया था, उसे कैंसिल कर सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि ये भी कुछ साल पहले का ही अमेंडमेंट था सबसेक्शन 4, इसके साथ ही इन्होंने साथ में एक और अब डाल दिया 2019 अमेंडमेंट्स। इफ टोटल इनकम और पार्ट thereof is taxable due to applicability of section 13(1). बेटा मैंने ये लॉ को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया है, यहाँ आपके पास जो भी नोट्स होंगे लॉ के अकॉर्डिंगली आप मैच कर लीजिएगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर ट्रस्ट ने सेक्शन 13 को कंप्लाई नहीं किया, उस वजह से उसकी इनकम पिट गई, या ट्रस्ट ने अदर इंडियन लॉ को कंप्लाई नहीं किया, फिर से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद कभी अदर इंडियन लॉ, कोई भी दूसरे कानून जो भारत में लागू होता है, उसको ट्रस्ट अगर पूरा नहीं करता, तो कमिश्नर के पास अब पावर है कि वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। तो दो जगह अमेंडमेंट था, एक पॉइंट नंबर 1 में सबसेक्शन 1 में, एक सबसेक्शन 4 में। दोनों ही जगह पर क्या जोड़ दिया गया? अदर इंडियन लॉ के कंप्लायंस की बात याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, ये सेक्शन 12AA में भी है और सेक्शन 1023C में, जहां ट्रस्ट के पास दो ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, या तो वो सेक्शन 11-12 में एग्जम्पशन ले ले या 1023C में एग्जम्पशन ले ले, दोनों में से कहीं भी ले सकता है, अपने क्लास में पढ़ा भी है। तो दोनों ही जगह पर ये प्रोसीजरल अमेंडमेंट आया है। ये सिर्फ फाइनल के लिए एप्लीकेबल था, मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी फिर से एक बार दोहरा देता हूं। नेक्स्ट अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर ऑल, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। मैं समझ सकता हूं कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही होगी, फाइनल वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ सुनना है, जो भी मैं डालता रहूंगा आपको सब कुछ सुनना है। सारे टॉपिक्स जो भी मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ये सेकंड लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाला है, अकॉर्डिंगली मैं आगे भी लेक्चर डालूंगा और अमेंडमेंट्स आपकी पूरी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ओके। लेकिन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है कि सर हमें सेपरेटली अगर वीडियो बना देते तो बहुत अच्छा रहता। बेटा लॉकडाउन सिचुएशन में ये वीडियो बन रहा है, यही बहुत बड़ी बात है।
सिचुएशन ऐसी है कि स्टूडियो तो हम लेकर घूम नहीं सकते और स्टूडियो जहां पर बनाया गया है वहां पर पहुंच नहीं पाएंगे लॉकडाउन सिचुएशन में, इसलिए ये टेम्पररी स्टूडियो की व्यवस्था की है। और टेम्पररी में बेटा पहले तो रेगुलर क्लास के ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी थी, इसके बाद मैं अमेंडमेंट में आया, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा कि मैं 2 बार एक ही चीज़ को रिकॉर्ड करूं, इसीलिए दोनों एक साथ चल रहा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें और स्किप कर दें। आपको लगता है कि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 1034 इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या अमेंडमेंट है? बाईबैक जब अनलिस्टेड शेयर का होता था, बाईबैक जब अनलिस्टेड शेयर का होता था, अनलिस्टेड शेयर का, तो सेक्शन 1034 में शेयर होल्डर को जो कुछ भी मिलता था वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। देयर इज नो अमेंडमेंट, वो एग्जम्प्ट हुआ करता था। और पैरेलली कंपनी को उसी वक्त, साइमल्टेनियसली कंपनी को उसी वक्त 115 क्यूए में एडिशनल इनकम टैक्स भी पे करना पड़ता था, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। ये आप लोग जानते हो, ये अमेंडमेंट नहीं है, मैं इसको रिवाइज नहीं करा रहा, जस्ट आपको एक बारी मैंने लिंक करवा दिया कि आपने पढ़ रखा था पहले से कि अनलिस्टेड शेयर्स बाईबैक, मैं पढ़ाता हूं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के टॉपिक में, आपने किसी भी टॉपिक में इसे जरूर पढ़ा होगा। अनलिस्टेड शेयर्स का अगर बाईबैक हुआ तो शेयर होल्डर को जो मिलता था पैसा वो एग्जम्प्ट होता था और कंपनी को 115 क्यूए में एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता था। किस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता था? जितना पैसा बाईबैक में कंपनी देती थी माइनस जितने में शेयर को इशू किया था, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स, ये वो अमाउंट था जिस अमाउंट पर एडिशनल इनकम टैक्स कंपनी को 115 क्यूए में पे करना पड़ता था। लेकिन ये कब होता था? जब अनलिस्टेड शेयर्स का बाईबैक हो, ये पहले से था, अग्री। अब सरकार ने सेम प्रोविजन लिस्टेड शेयर्स के बिल के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया। सर पहले क्या था लिस्टेड शेयर में? पहले लिस्टेड शेयर के बाईबैक पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता था शेयर होल्डर को। जितना पैसा मुझे बाईबैक में मिला, सेल्स कंसिडरेशन, जितने में मैंने खरीदा था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कीजिए और अकॉर्डिंगली आपको कैपिटल गेन देना पड़ता था पहले। अब गवर्नमेंट ने बाईबैक ऑफ लिस्टेड शेयर को भी सेम प्रोविजन के साथ मर्ज कर दिया अनलिस्टेड की तरह। लेकिन यह मर्ज कब से हुआ है वो भी सुनिएगा। यह मर्ज हुआ है 5/7/2019। 5/7/2019 के बाद अगर बाईबैक अनाउंस हुआ है, 5/7/2019 के बाद अगर बाईबैक अनाउंस हुआ है, उनके लिए यह नियम बना है। क्या नियम बना है? जो अनलिस्टेड का नियम था वही अब लिस्टेड के लिए भी नियम बन गया है। समझ गए? शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना और कंपनी 115 क्यूए में एडिशनल टैक्स पे करेगी, ठीक है। अप्लीकेबल फॉर ऑल, अप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन बेटा फाइनल के बच्चों को बता दूं, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी आता नहीं एग्जाम में, लेकिन जब आता है आ ही जाता है, फिर क्या कर लीजिएगा आप, फिर आ गया तो आ गया। यू कांट से कि ये आपने हमसे क्यों पूछा, आप ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए सैलरी हाउस प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट में इतनी अच्छे से पढ़ो बच्चों, मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को कह रहा हूं कि फाइनल में प्रोविजंस याद रहे, सिर्फ अमेंडमेंट्स उसके साथ मर्ज करना पड़े। क्योंकि फाइनल में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी फाइनल के स्टूडेंट्स अपने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ते, क्योंकि वैसे ही उनके दूसरे प्रोविजंस बहुत ज़्यादा होते हैं। 100 लेक्चर्स लग जाते हैं फाइनल में डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में अप्रॉक्सीमेटली। तो ज़रा सोचिए, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी भी मर्ज हो जाए तो और लेक्चर इसमें इन्हेंस हो जाएगा। इसलिए आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ अच्छे से पढ़ के रखना, काम आएगा फाइनल में। थोड़े से अमेंडमेंट्स होते हैं। चलिए अमेंडमेंट की बात करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है फाइनल में भी ये अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट है? बहुत सिंपल, पूरी दुनिया जानती है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 हुआ करता था, उसे 50,000 सरकार ने कर दिया सैलरी में। बस ये अमेंडमेंट है। लेकिन याद रहे, इसके 1 साल पहले जो अमेंडमेंट्स आया है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे पुराने अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूं, इस बार की बात नहीं कर रहा। जैसे मेडिकल
फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 तक एग्जम्प्ट हुआ करता था, जो कि अमेंड हो चुका, अब फुल्ली टैक्सेबल है। ये इस बार का नहीं, पीछे का अमेंडमेंट है, बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसी तरह ट्रांसपोर्ट अलावेंस वर्षों से एग्जम्पशन दिया करते थे, उसमें अब एग्जम्पशन नहीं है, लेकिन जो अपाहिज लोग हैं उनमें अभी भी एग्जम्पशन है। तो थोड़ा इस पर ध्यान देकर आप एग्जाम में जरूर जाइएगा। सैलरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार और अगली बार के अटेम्प्ट के लिए। हाउस प्रॉपर्टी में वर्षों बाद एक चेंज आया, बहुत दिनों बाद एक चेंज आया। हाउस प्रॉपर्टी में क्या चेंज है भाई साहब? हाउस प्रॉपर्टी में नाउ अब आप एक से ज्यादा मकान, 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्ट कर सकते हो। नाउ एसएससी में ऑप्ट टू रेजिडेंशियल हाउस एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर विच एनुअल वैल्यू शैल बी टेकन निल। लेकिन इसमें एक मजेदार बात यह है दोस्त कि आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट जो ब्याज की हुआ करती थी, चाहे वो 30,000 हो चाहे वो 2 लाख हो, जो लिमिट हुआ करती थी वो लिमिट अब भी एज सच अप्लीकेबल होगी फॉर बोथ हाउस, नॉट द सेपरेट ईच हाउस। मतलब दोनों को मिलाकर आप ब्याज मैक्सिमम सेल्फ ऑक्यूपाइड की कैटेगरी में जो 2 लाख घटा सकते थे पहले, अब भी उतना ही घटा पाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है अमेंडमेंट्स देखिए। हाउस प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट नंबर 2, दूसरा अमेंडमेंट हाउस प्रॉपर्टी में, वो क्या है जरा देखिए। हाउस प्रॉपर्टी का दूसरा अमेंडमेंट कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है और किसी जगह काम आते मैंने इसे नहीं देखा। ये अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऑब्जेक्टिव में ही काम आएगा और कहीं काम नहीं आएगा। ये पुराने अमेंडमेंट्स हैं, 3 साल पुराना अमेंडमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें फर्दर एक और अमेंडमेंट किया। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेता हूं। अगर आपके पास हाउस है और आपने उसे खाली छोड़ रखा है, लाइक अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो यू कांट क्लेम कि इट इज माई वेकेंट हाउस। वेकेंट हाउस हम बेटा उसे कहते हैं जहां आप लेट आउट का प्रयास करते हो और वो लेट आउट हो नहीं पाता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल टेनेंट, तब वो खाली माना जाता है। अदरवाइज उस मकान की एनुअल वैल्यू आपको डीम्ड लेनी पड़ेगी, एनुअल लेटिंग वैल्यू ALV, आपको डीम्ड एनुअल वैल्यू लेकर उसकी कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, जिसे आप डीम टू बी लेट आउट बोलते हो। हाँ, ये बात और है कि आप एक मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, अब की डेट में 2 मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो। तो लोग क्या करते थे, मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड एक पहले रखा करते थे, तो एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रख लिया, अब जो मकान खाली पड़ा है जो उनके कब्जे में है उसे वो स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया करते थे और कहते थे अब ये मेरा स्टॉक है, बिजनेस इनकम में है और ये बिक नहीं रहा, तो अब क्या करें, अब आप बेच नहीं रहे और ये बिक नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने इसको हटाने के लिए, इस प्लानिंग को तोड़ने के लिए सेक्शन 23(5) इंट्रोड्यूस किया, जो कि डिमांड इंडस्ट्री की भी थी। 23(5) से एक और फायदा हुआ कि जितने बिल्डर्स हैं जिनके पास मकान बनकर तैयार है एज ए स्टॉक इन ट्रेड और वो बिका नहीं, आफ्टर कंप्लीशन, गौर से सुनिए, आफ्टर कंप्लीशन वो बिका नहीं, आफ्टर कंप्लीशन मकान बिका नहीं और उन्होंने उसे होल्ड कर रखा है एज ए स्टॉक कि अभी हम नहीं बेच रहे, भाव नहीं मिल रहा, नहीं बेच रहे, या कोई भी रीजन रहा हो। अब प्रॉब्लम ये आ गई है उनके साथ कि उनको ये बेचना ही पड़ेगा विद इन 1 ईयर। अब 2 ईयर हो गया, पहले मैं पुराने प्रोविजन पर आऊं, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था आज से 3 वर्ष पहले ही कि अगर 1 साल तक भी आप मकान नहीं बेच पाए आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर विद इन 1 ईयर आप उसे नहीं बेच पाए तो उसके बाद से ऐसे खाली मकान की डमी इनकम कैलकुलेट होगी। अच्छा होगा कि आप उसे लेट आउट कर दो, रेंट पर रख दो, अदरवाइज ये डीम्ड टू बी लेट आउट की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, इसके लिए गवर्नमेंट ने समय सीमा बांधी थी 1 साल, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस ईयर में मिला उसके ईयर एंड के 1 साल के अंदर अगर आप अपने खाली मकान जो स्टॉक के रूप में दिखाते हैं उसे नहीं बेच पाए तो अब उसे डीम्ड टू बी लेट आउट की कैटेगरी में लाना पड़ेगा और नोशनल इनकम वर्कआउट की जाएगी। यह समय सीमा जो 1 साल की हुआ करती थी, गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड करके 2 साल कर दिया। आज क्रक्स क्या है, अब हम मैटर पर आते हैं।
अभी तक आपको अगर कुछ नहीं समझ आया हो इस लाइन में तो चिंता ना करें, अब वाली बात सुन लें। अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बिल्डिंग को रखता हूं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन के ईयर एंड के 2 साल तक मुझे ये बेच लेना होगा। अगर मैं इसे नहीं बेचता हूं तो अब सरकार कहती है कि अगर आपने इसे खाली रखा तो हम डमी इनकम कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपने लेट आउट कर दिया तो एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे। बोथ केस में इनकम गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम पीजीबीपी। अब हमारा छठा चैप्टर हमने चुना है पीजीबीपी, मेरे ख्याल से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हाँ जी छठा चैप्टर पीजीबीपी हमने चुना है। देखिए पीजीबीपी में तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने इंटरमीडिएट लेवल, फाइनल लेवल पे मैंने लास्ट ईयर किया था, बहुत लंबा हो जाता है। लास्ट ईयर हमने फाइनल लेवल पे पीजीबीपी के लेक्चर्स डाले थे, कैंप लेक्चर, यानी कि स्पीडली जो हम रिवाइज कराते हैं, फास्ट ट्रैक लाइक, हमने लास्ट ईयर डाला था फाइनल के लिए पीजीबीपी। सो आप ज़रूर आप यूट्यूब पे देखें। और इस बार हमने इंटरमीडिएट के लिए बच्चों के पीजीबीपी हमने डाल रखे हैं। जो फाइनल के बच्चे भी रिवाइज कर लें तो कोई बुराई नहीं है, चीज़ें तो वही रिवाइज होनी है, कुछ एक्स्ट्रा फाइनल में पढ़ना है, अनडाउटली पढ़ना है। सो आप उसे ज़रूर देखें, आप उस लेक्चर को, पीजीबीपी को ज़रूर देखें। मैं नीचे लिंक में शेयर करूँगा आपके साथ पीजीबीपी। और जो अमेंडमेंट्स है वो भी हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में कंप्लीट कर देते हैं, उसमें भी बताया गया है और यहाँ भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहली चीज़, पीजीबीपी में जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ था, ना सिर्फ पीजीबीपी बल्कि पूरे एक्ट में, चलिए हम पूरे एक्ट की बात करते हैं, जहाँ जहाँ लिखा हुआ था पेमेंट मेड अदर देन अकाउंट पे चेक नहीं होना चाहिए, अकाउंट पे ही, ड्राफ्ट अकाउंट पे ही चेक और नेट बैंकिंग नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ ऐसा लिखा था कि पेमेंट कैश नहीं होना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने कहा था अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से होना चाहिए, या नेट बैंकिंग से होना चाहिए। ये 3 मोड गवर्नमेंट ने शुरुआत से हमारे एक्ट में डाल रखा था। अब गवर्नमेंट कहती है कि इस 3 मोड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज यूपीआई के अदर मोड्स भी आ गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने हर जगह से ये लाइन काट कर मेंशन किया स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो आज के बाद आप कहीं भी लिखेंगे कि पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ना लिख के आप लिखेंगे पेमेंट अदर देन स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं होना चाहिए, यानी पेमेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मोड में, जो स्पेसिफाइड करेगी सरकार। सरकार ने वैसे स्पेसिफाइड कर दिया है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए यूपीआई से कनेक्टेड जितने भी ऐप हैं, जितने भी प्रोसीजर हैं, सिस्टम है, वो सारे स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गए हैं। डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी, और यूपीआई से रिलेटेड जितने भी ऐप हैं वो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गए हैं। ठीक है, ये पीजीबीपी की बात नहीं कहा मैंने, सब जगह ऐसा ही आपको सोचना है। डेप्रिशिएशन में तो इस बार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हर घर पता है, हर घर के बच्चे को पता है कि इस बार के एग्ज़ाम में मोटर व्हीकल देखते ही डेप्रिशिएशन पर टूट पड़ना है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, एग्जामिनर भी उतना ही होशियार होता है, तो ज़रा संभल के। मोटर व्हीकल अगर आपने 23 अगस्त 19 ऑनवर्ड्स, 23 अगस्त 19 से 1 अप्रैल 20 के पहले, यानी 31 मार्च 20 के बीच में परचेज किया है अगर मोटर व्हीकल, तभी ये नया रेट डेप्रिशिएशन का लगेगा, वो भी सिर्फ उसी मोटर व्हीकल पर जो इस पीरियड में परचेज किया है। आपके पास ऑलरेडी मोटर व्हीकल के ब्लॉक हैं, उसमें वो वाला मोटर व्हीकल नहीं जोड़िएगा। क्यों नहीं जोड़ेंगे वो वाला मोटर व्हीकल? क्योंकि वो मोटर व्हीकल का रेट ही बदल गया है। रेट मोटर व्हीकल का होता था नॉर्मल केस में 15%, और अगर उसे आपने रनिंग देम ऑन हायर, मतलब किराए पर देने का व्यापार शुरू कर दिया है, तो 30%। अब 15 का 30 हो गया और 30 का 45 हो गया। एक और बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि 23/8/19 के बाद आपने परचेज किया है, तो आपको हमने, और नॉर्मल केस है तो 30% मोटर व्हीकल पे डेप्रिशिएशन हम देंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 10 अक्टूबर को ख़रीदा है मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ डेज 180 से बिलो हो गया, तो 30 का आधा 15 देंगे। और सिमिलरली जहां 45 है वहां 45 का आधा, 30 नहीं 45 का आधा
करके कैलकुलेट किया जाएगा। यानी 180 डेज का कंसेप्ट यहां भी अप्लीकेबल करके रखना है दोस्तों। पीजीबीपी जो मैं कह रहा हूं कैंप आपके लिए बनाया है, उसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। सो प्लीज इसे डिटेल में वहां जरूर एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। हर कोई पीजीबीपी से तो डरता ही है, रिवीजन तो करना चाहता है। नेक्स्ट बेटा, ये मैं बोलना भूल गया, ये दोनों पॉइंट्स अप्लीकेबल फॉर ऑल थे, सबके लिए अप्लीकेबल थे, रेलिवेंट था। अब आता है सेक्शन 40A1 और 40A1A। ये बेटा अप्लीकेबल फॉर ऑल तो है, लेकिन फाइनल वालों से पूछे जाने की उम्मीद है, इंटरमीडिएट वालों से ये नहीं पूछा जाएगा। वैसे कमाल की बात आपको बताऊं तो इसमें जितने एस्पेक्ट हैं वो इंटरमीडिएट के सिलेबस में हैं। जैसे टीडीएस का एस्पेक्ट है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, इसके साथ टीडीएस का एस्पेक्ट मैच होता है, इंटरमीडिएट में है। लेकिन उसके बावजूद मेरे अनुभव के हिसाब से इसको फाइनल में पूछा जाना चाहिए, तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट इसे सुन के इग्नोर कर सकते हैं। मैटर पर आता हूं मैं, यहां पर मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। पॉइंट 1 कहता है, ये क्लॉज सब क्लॉज 1 है, सब क्लॉज आई बोल सकते हो आप इसे, सब क्लॉज आई सब क्लॉज 1 कहता है अगर कोई पेमेंट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट को दिया आउटसाइड इंडिया, जिस पर टीडीएस पेबल था, उसकी इनकम आउटसाइड इंडिया जिसको दिया उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल थी, टीडीएस पेबल था, और अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या काट के जमा नहीं कराया तो यह खर्चा आपका डिसअलाउड कर देंगे। सब क्लॉज 1 अप्लीकेबल होता था, पेमेंट गोज टू एनआर और आउटसाइड इंडिया, और सब क्लॉज 1A अप्लीकेबल होता था, पेमेंट टू रेजिडेंट। ठीक, दोनों में एक ही बात लिखी गई थी कि टीडीएस का अगर आपने डिफॉल्ट किया, मैं सिर्फ मैटर पर आता हूं, वैसे तो 1 घंटे 1.5 घंटे में ये टॉपिक कवर कराया रेगुलर क्लास में, फाइनल वालों को, इंटरमीडिएट वालों को थोड़ा जल्दी कराया। तो मैटर ये है कि क्लॉज ए और क्लॉज 1 और क्लॉज 1A, अगर आपने पेमेंट किया जिस पर टीडीएस की रिक्वायरमेंट थी और टीडीएस आपने नहीं काटा या काट कर जमा नहीं कराया, तो वो आपका खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। अग्री, डिसअलाउड हो जाएगा। फ्यूचर में अगर आपने फिर से अपनी गलती सुधार ली तो वो खर्चा अलाउड भी हो जाएगा। 1 अगर एनआर को पेमेंट करते हैं तो 100% डिसअलाउड होगा, और 1A अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो खर्चे का 30% डिसअलाउड होगा, 100 नहीं होगा, 30% डिसअलाउड होगा। बाद में सब्सिक्वेंटली रेक्टिफिकेशन में 30% ही अलाउड भी होगा। ये कोई अमेंडमेंट नहीं बताया मैंने, ये आपको एक बार रिवाइज करा दिया। आपने अपने ढंग से, अपने टीचर से, अपने नोट्स के हिसाब से इसे पढ़ा होगा। मैंने भी अपने बच्चों को इसी हिसाब से पढ़ाया है, और ये मेरे नोट्स हैं। आप इस नोट्स को कॉपी ना करें, आप अपने नोट्स जो भी आपके पास हैं उसको देखें, और मेरे स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो ये नोट्स आपके पास होने चाहिए, जरूर होंगे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं मैटर पर। मैटर ये था कि जब हम रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं, मान लीजिए मैंने मिस्टर राम को पेमेंट किया रेंट का 2 लाख रुपए, अब तो 2,40,000 हो गया, थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5 लाख रुपए रेंट पे किया मैंने मिस्टर राम को। राम रेजिडेंट है, मिस्टर राम को 5 लाख का रेंट पे किया, मैं टीडीएस काटना भूल गया, सपोज करें मैं भूल गया टीडीएस काटना, तो क्या होगा फिर ये होगा कि 5 लाख का 30% 1.5 लाख मुझे डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है। अगर मैंने काट के जमा नहीं कराया तब क्या होगा, तब भी 30% डिसअलाउड हो जाएगा। देखिए, अगर काट के नहीं जमा कराएंगे तो सरकार गलती मानेगी और उसकी सजा तो देकर रहेगी। लेकिन अगर आपने काटा ही नहीं, फिर से सुन लीजिए, काट के जमा नहीं कराया टीडीएस, तब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, डिसअलाउड होगा। लेकिन आपने काटा ही नहीं तो जमा कहां से कराएंगे, काटने की गलती हो गई आपसे। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर राम ने उस अमाउंट को अपने आईटीआर में शो करके उसके ऊपर टैक्स दे दिया और आपको लिखकर दे दिया कि हां मैंने अपने रिटर्न में से अपनी इनकम माना है, तब आपको हम डिफॉल्टर नहीं मानेंगे। क्या कहा मैंने, अगर आपने पेमेंट किया है, टीडीएस काटना था, काट के नहीं जमा कराया, तब तो पिटना तय है। काटा ही नहीं तो जमा कहां से कराएंगे। तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा भाई, गलती तो की है, मरम्मत तो इसकी होनी चाहिए, तो टीडीएस चैप्टर में मरम्मत होगी, वो बात और है, बट पीजीबीपी में डिसअलावेंस के लिए सरकार कहती है अच्छा 1 मिनट सुनो। अगर उस व्यक्ति ने जिसको पेमेंट किया गया है अपने रिटर्न में इस इनकम को दिखा दिया और उसके ऊपर टैक्स भी जमा करा दिया, तो फिर छोड़ दो फिर। हालांकि टीडीएस चैप्टर में एक पर्टिकुलर टाइम का ब्याज आपसे लेगी सरकार, ये आप टीडीएस चैप्टर में पढ़ते हैं, फाइनल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंटर के इतना नहीं पढ़ते।
लेकिन पीजीबीपी में आपको हम खर्चा डिसअलाउड नहीं करेंगे। क्या गलती होनी चाहिए इस बार? टीडीएस काट नहीं पाए आप। अच्छा, उसके बाद बच कैसे जाओगे? अगर जिसको दिया उस व्यक्ति ने आईटीआर में अपनी इनकम में से दिखा दिया और टैक्स जमा करा दिया और इसका डिक्लेरेशन आपको दे दिया, ये जो रिलैक्सेशन है, क्या है? रिलैक्सेशन। ये रिलैक्सेशन सिर्फ क्लॉज 1A के लिए बनाया गया था, यानी पेमेंट गोज टू रेजिडेंट। अगर आप पेमेंट एनआर को देते हो और उसमें ये रिलैक्सेशन चाहते हो कि देखिए ना, एनआर ने तो रिटर्न भर दिया, उसमें तो टैक्स जमा करा दिया, टैक्स तो आपको मिल गया, हमको छोड़ दीजिए साहब, तो गवर्नमेंट नहीं छोड़ती थी। अब अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने कहा चलो आप एनआर के लिए भी ये रिलैक्सेशन ले लो। यही है अमेंडमेंट। तो यहां पर मैंने लिख रखा है, इफ एसएससी इज not treated as SSC in default under proviso to section 201, then it is deemed that TDS is deducted and paid on the date of filing of return of income ITR। और ये सेम हिस्सा, सेम चीज यहां भी अप्लीकेबल सेम एज अबव कर दिया है। यानी अगर आप काट नहीं पाए और जिसने इसे रिसीव किया उसने, यहां तो सर प्रोविजो आपने सिर्फ लिख दिया, हाँ मुझे लिखना चाहिए था, मैंने सिर्फ प्रोविजो लिख दिया, बट इस प्रोविजो में यही लिखा है कि अगर आप काट नहीं पाए टीडीएस और पेई ने अपने आईटीआर में शो कर दिया और टैक्स जमा कर दिया, तो आपको हम एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे 201 सेक्शन में, और सिमिलरली हम पीजीबीपी में आपको डिसअलाउंस भी नहीं देंगे। तो ये पहले से ही था ना, 1A में तो बच्चे पढ़ते ही थे इसे, अब 1 के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। चलिए, ये था आपका अमेंडमेंट, मैंने पूरा प्रोविजन ही दे दिया है, वैसे ये था आपका अमेंडमेंट। अच्छा, नेक्स्ट 43B और 43D। देखिए, डी वाला सेक्शन तो इंटर के बच्चों ने सुना ही नहीं होगा, बात को खत्म करते हैं, बात साफ है, ये सिर्फ फाइनल के लिए है। और 43B यानी बॉस, मैं तो बॉस के हिसाब से पढ़ाता हूं, ये तो सबने सुन रखा है कि कुछ पेमेंट रिटर्न के पहले आपको पे कर देना है, अदरवाइज ये पेमेंट बेसिस पर अलाउ होगा, अक्रूवल सिस्टम में अलाउ नहीं होगा, है ना। 43B में याद होगा आपको, इंटरेस्ट टू बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, ये सब याद है ना। अमाउंट पेमेंट, अमाउंट ऑफ एनी पेमेंट टू गवर्नमेंट, टैक्स वगैरह, और रेलवे को पेमेंट, बोनस कमीशन, एम्प्लॉई के बोनस कमीशन, फिर आरपीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सब आपको पे कर देना है आईटीआर के ड्यू डेट के पहले, अदरवाइज खर्चा डिसअलाउड हो जाता है 43B में। उसी में एक और पेमेंट जोड़ दिया गया जिसका प्रोटेक्शन 43B करेगा, एक नया पेमेंट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका प्रोटेक्शन 43B करेगा। देखिए 43B में पहले क्या था, इंटरेस्ट ऑन, यहां नहीं लिखता मैं, यहां मैं लिख रहा हूं, जरा समझिएगा। पहले क्या था 43B में, इंटरेस्ट ऑन शेड्यूल्ड बैंक। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट शेड्यूल्ड बैंक के ब्याज का प्रोटेक्शन कर रही है 43B बनाकर, और जनता से कह रही है कि अगर ब्याज इनको देना है तो विद इन ड्यू डेट ऑफ आईटीआर जमा करा दो, अगर ये आउटस्टैंडिंग रहा तो खर्चा अलाउड नहीं होगा। यही बात है ना बेटा? हाँ जी, यही बात है। इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए ये बैंक चहेता बैंक है, सरकार के करीब है। अब सरकार के करीब एक नया बैंक भी आ गया, वो है एनबीएफसी। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ये बैंकिंग का काम नहीं करती हैं, फाइनेंस का काम करती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ना 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 ना, सारा एनबीएफसी नहीं आ गया 43B में, सुन लो ठीक से जरा। 43B में एनबीएफसी कौन से आए? मैंने आपको बताया एनबीएफसी होता है, चलिए बता दिया सर, एनबीएफसी होता है। आगे इसके दो टुकड़े किए, क्या एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है या एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करता है? छोटे एनबीएफसी हैं, पब्लिक डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करते, यानी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेते, और जो बड़े एनबीएफसी हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं। अगर एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट लेता है तो वो हमारे ए कैटेगरी में आता है। ए कैटेगरी का मतलब बताता हूं, ए कैटेगरी मैंने नाम दिया है, सुनो। और अगर एनबीएफसी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना है, उस कैटेगरी का नहीं है एनबीएफसी, पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेता, लेकिन है बड़ा हैवी, बहुत हैवी है, बहुत भारी है,
बहुत हैवी है। ये कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि इसका टोटल एसेट्स 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो ये एनबीएफसी भी सरकार के रेंज में आ गया कि ये भी इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है। और जो पब्लिक डिपॉजिट लेता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। तो ए नाम के एनबीएफसी का नाम दिया एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। क्या नाम दिया बेटा? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नाम क्या दिया ए का? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। और जो डिपॉजिट नहीं लेते बट 500 करोड़ या उससे ज्यादा टोटल एसेट्स है, उसका नाम दिया, देखिएगा जरा, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है। ये दो एनबीएफसी को सरकार ने 43B के प्रोटेक्शन में अब रख दिया है। यानी इनको भी अगर आपका ब्याज पेबल है तो विद इन ड्यू डेट पे कर दो, अदरवाइज ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। 43B में यही अमेंडमेंट्स थे। करेक्ट। अब सुनो, जो बच्चे 43D जानते हैं, फाइनल के स्टूडेंट 43D जानते हैं, इंटरमीडिएट वाले ने ये सुन लिया तो कोई बुराई नहीं है, उनके बुक में भी मैंने दे रखा है। फाइनल के स्टूडेंट सिर्फ ये देखेंगे 43B क्या है। 43B में ये थे वो लोग जो अपने ब्याज को, अगर वो एनपीए ब्याज है, एनपीए के लोन का ब्याज है, इस ब्याज को जब वो चाहेंगे तो अपनी इनकम मानेंगे या जब रिसीव्ड हो जाएगा तब इनकम मानेंगे, विच एवर इज अर्लियर। आपको पता होगा ये आपको। यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर जो ब्याज है इन लोगों का, या तो इनको मिल जाए या ये अपनी मर्जी से क्रेडिट कर दें पीएनडल में, तभी सरकार इसे इनकम मानेगी। तो इसमें एक और लाइन जोड़ दिया, स्पेसिफाइड एनबीएफसी। स्पेसिफाइड एनबीएफसी कौन हो गए? दो, एक जो डिपॉजिट लेते हैं पब्लिक के, और दूसरा जो डिपॉजिट तो नहीं लेते बट टोटल एसेट्स उनका 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो पीजीबीपी के समाप्ति पर हम आज की क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास कैपिटल गेन ऑनवर्ड्स फिर से करेंगे। आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी करते रहिए और इस वीडियो को एक बार एटलीस्ट 2 बार जरूर देख लीजिए। क्यों देख लीजिए? क्योंकि सुन के भी कई बार चीजें याद रह जाती हैं। टेक केयर, बाय बाय।